माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने पूरे उत्तर प्रदेश का विजन तो बता ही दिया। क्या रोड मैप होगा, क्या मास्टर प्लान है इस बजट का, इतना बड़ा बजट, और इस बजट को किस तरह से उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने में किया जाएगा, उसके बारे में रोड मैप बनाया। उनके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और वो विभाग है स्वास्थ्य मंत्रालय का। और जब तक प्रदेश का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तब तक उस प्रदेश में गाड़ियां, जो मास्टर प्लान है, जो रोड मैप है, वो गाड़ी दौड़ नहीं पाएगी। बहुत स्वागत है इस कॉन्क्लेव में। उत्तर प्रदेश का बजट आया है सर, विभाग आपके पास बहुत महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य का महकमा। उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य ठीक है? देखिए, उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य बहुत बेहतर है और राउंड क्लॉक हेल्थ सर्विस लोगों को हम प्रदान कर रहे हैं। हार्ट, किडनी, लीवर, सब कुछ। देखिए, हार्ट, किडनी, लीवर बहुत ही गंभीर रोग है और इसको लेकर के जो हमारे टर्शियरी के हॉस्पिटल है उसमें लगातार काम चल रहा है। जैसे पीजीआई है, लोहिया है, केजीएमयू है, जो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं जैसे मेरठ है, आगरा है, कानपुर है, ऐसे जो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ लगातार हम उनकी सेवाओं में बढ़ोतरी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये कह रहे हैं आपके विपक्ष के लोग कि उत्तर प्रदेश डायलिसिस पर है। अब पूछिए कौन सा, किस डायलिसिस की बात कर रहे हैं? अगर वो राजनीतिक डायलिसिस की बात करें तो राजनीतिक बात हम करेंगे, या उनसे पूछिए कहाँ क्यों है। उत्तर प्रदेश में 17 से पहले डायलिसिस केवल बड़े शहरों में थी। आज 75 के 75 जिलों में 10 बेड और 15 से 19 बेड तक डायलिसिस के उपलब्ध है और निःशुल्क डायलिसिस। अखिलेश जी कहते हैं कि वेंटिलेटर पर चले गए। अखिलेश जी क्या कहेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं? नहीं, सही बात है। विपक्ष का काम तो काम होता है। सत्ता गई है, कुर्सी खिसकी है, पेट में दर्द है, पुश्तैनी मान रहे थे वो। जैसे राजपाट वसीयत में उनको प्रॉपर्टी मिलती है वसीयत से, लोकतंत्र में वसीयत नहीं मिलती है। लोकतंत्र में जनता बैठी, जिसको जनता आशीर्वाद देगी वो आपका कस्टोडियन है। जो अलॉटमेंट हुआ है इस 9 लाख करोड़ से भी ज्यादा का जो बजट सुरेश खन्ना ने इस बार हाउस में रखा आपके विभाग के लिए, आपके महकमे के लिए, उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, हमने बजट को 3 गुना किया। बजट के बारे में आपको बता दें, पूरे उत्तर प्रदेश के जनमानस को इस बात सुनना चाहिए। 17 से आज तक हमने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया। हमारे गुरु जी को हम सब अपना प्रणेता मानते हैं। राजनीति की सोचता है कि चाणक्य की बातों पर आगे बढ़ना चाहता है। चाणक्य जी ने कहा था कि राजा को टैक्स ऐसे लेना चाहिए जैसे सूरज पानी को सो करके अपने बादलों में लेता है और बादल बरसते हैं तो सबके घरों में बरसते हैं। तो जब टैक्स ऐसे वसूले जैसे सूरज पानी को अपने पास खींच करके बादलों को देता है और बादल का दायित्व है कि सब जगह बरसात करे, ऐसे ही हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर बगैर टैक्स बढ़ाए जन जन का भरोसा जीतने का काम किया है। चाहे पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल। आप देखिए प्रधानमंत्री आवास की योजनाओं में जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर हर गरीब को, जरूरतमंद को मकान मिला है, शौचालय मिला है, 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी है। सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जो आज 25 करोड़ लोग पूरे देश से गरीबी रेखा से ऊपर थे। लेकिन पाठक जी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी हाउस चलता है हाउस का पूरा ध्यान रहता है आप पे। हम विपक्ष की बात करें, तमाम आपके सहयोगी मंत्रिमंडल में लोग हैं, लेकिन विपक्ष का जब जब मौका मिलता है आपको टारगेट करता है। देखिए, आपने जब मंत्रिमंडल में जगह लिया हेल्थ को लेके, आपकी सोच अच्छी थी कि आप गए, छापा मारे, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि तो छापेमार मंत्री है। आपका चैनल है, जैसे आपका नेशनल चैनल है, तिवारी जी बैठे मालिक हैं, अब लखनऊ ना हुआ तो इनकी खेती कौन देखेगा? आप देखेंगे। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने विभाग के सभी अस्पतालों को खुद देखूं और मुझे कहने में मुझे गर्व है कि हम प्रतिदिन 4-5 अस्पताल में जाते हैं और उनका निरीक्षण करते हैं। कुछ अखबार में आते हैं, कुछ मीडिया में आते हैं, कुछ नहीं आते। लेकिन इसी सत्र की घटना बता दूं, सेंट्रल हॉल की बात है। एक समाजवादी पार्टी के विधायक थे, आजमगढ़ से आते हैं, तो अपने साथ के लोगों को टहला रहे थे कि अरे गुरुजी तो सब हमारा काम कर ही देते हैं, तुम लोग सदन में हल्ला क्यों करते हो? तो उनको लोग प्रेरित करते कि तुम भी चलो आज पाठक जी के खिलाफ सदन में बोलना है। तो वो धीरे से कहा कि हमने कहा कि आप तो समझा रहे थे, आप लोगों से कर रहे थे, अपने लोगों से कहा कि हमारी मजबूरी है, लेकिन पाठक जी के पास जो भी काम लेके जाते हैं सत्ता का बाद में होता है, पहले विपक्ष का होता है। हम सभी का, देखिए, हम खुलेआम मंच से कह रहे हैं, हम काम के मामले में, जरूरतमंद के मामले में, पीड़ित के मामले में, दुखी व्यक्ति के मामले में अपना पराया नहीं देखते। जो भी वंचित है, दुखी है, वो हमारा है। और हमारी संस्कृति कहती है, हमारी संस्कृति कहती है, हम लोग जब छोटे थे तो घर में सत्यनारायण की कथा होती थी। सत्यनारायण कथा में क्या होता है?
सत्यनारायण कथा में यह है कि दरिद्र नारायण की सेवा ही हमारा धर्म है। और जब पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने सरकार बनाने का अवसर दिया है तो उत्तर प्रदेश के लोगों की चरणों की सेवा करने का दायित्व मेरा है। हम काम करें गारंटी के साथ, जो भी दुखी पीड़ित है हमसे कहें। सर, काम कर रहे हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने काम को आप गिना भी रहे हैं। अगले साल आप चुनाव में जाएंगे। चुनाव में जाने से पहले बिहार से एक एसआईआर शुरू हुआ है और उस एसआईआर को लेकर बड़ी बड़ी बातें भी कही गई, आरोप भी बड़े बड़े लगाए गए। अब उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर हो रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि फॉर्म 7 के जरिए आप फिर से वापस सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। भैया आनंद भैया, एसआईआर पहली बार हो रहा है? नहीं, कब हुआ था? पहले भी कांग्रेस के शासन में 2002-03 में हुआ था। तो एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची में जो नाम अनमन्य नहीं है या जो मृतक हो गए हैं या जो ट्रांसफर हो गए हैं उनके नाम को हटाने की प्रक्रिया है। और जो मतदाता अहर्ता रखते हैं मतदान की भारत निर्वाचन आयोग के मुताबिक, यानी 18 वर्ष के हो गए हैं, उनका नाम हम जुड़वाते हैं। यही है ना भैया, मेरी तरफ देखो, उनका नाम हम जुड़वाते हैं। एसआईआर कोई फाइनल मतदाता सूची है? ये प्रारूप मतदाता सूची की फाइनल है? आप बताओ। अभी तक तो प्रारूप, अभी प्रारूप है। अब जैसे मान लीजिए आपके घर में शादी बारात का माहौल, टेंट अभी लगा नहीं है, केवल चूना गिरा रहा टेंट वाला, और पहले चिल्लाने लगो तो क्या मतलब है? इसका मतलब जैसे गांव में क्या होता है, जैसे शादी हुस्काने वाले लोग होते हैं ना, वो आ जाते हैं, अरे लड़का काना है, लंगड़ा है। ये सब जानो, ये सब चुनाव अपना हार रहे हैं। 27 में इनकी दाल गलने वाली नहीं है और अभी से फेस सेविंग के लिए कह रहे हैं, कुछ मतलब नहीं है। कल भारत निर्वाचन आयोग कर रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी कर रही, सरकार कर रही है। आप बताओ भैया, आप ज्यादा समझदार हो, बताओ। नहीं आया, अभी समझदार है। ये देखिए, आप सदन वाली सियासत यहाँ मत करिए कि समाजवादी पार्टी के विधायक काम कर लिए और उसी में से कह रहे कि पाठक जी के खिलाफ क्यों आप प्रदर्शन करने जाओगे, तो यहाँ मत करिए। सबसे ज्यादा समझदार सर आपने कहा, अभी आपने कहा कि हम सब पर ध्यान रखते हैं, सबका साथ सबका विकास। आपने लखनऊ वाले को समझदार बता दिया। वो दशक क्या है ना आनंद भैया, वो दशक क्या है कि वो मेरी बात से सहमत होते हैं जब सदन में हम लोग होते हैं। हमने सोचा जल्दी यहाँ कर देंगे, लेकिन कल समाजवादी पार्टी लेकिन के वो आपसे हड़क गए, हमारे बात को कह दिए तो ऐसा तो पाठक। कल समाजवादी पार्टी के एक विधायक का इसी नाम पे अखिलेश यादव जी ने उससे लंच लिया, कहा कि आपकी पत्नी का नाम कट गया है, जुड़वाने की गारंटी हमारी है। फिर समाजवादी पार्टी के विधायक की पत्नी का नाम कटा एसआईआर को लेके, जो हमेशा से विवाद रहा है। उनका आरोप है कि हमारे लोगों को टारगेट किया गया। सुनो, फिर मैंने वही बात आनंद भैया दोहरा रहे हैं, ये प्रारूप है कि फाइनल है? ये तो अभी बताओ भैया, आप लोग बताओ, प्रारूप है कि फाइनल है? सर यही प्रारूप बाद में फाइनल होगा। और एक संशोधन की प्रक्रिया चुनाव की 1 महीना पहले तक चलती है। 1 महीना पहले मतदाता सूची फाइनल आती। ज्ञानंद भैया बताओ, आप तो बहुत सीनियर आदमी हैं, बोलो भैया। 1 महीना पहले तक संशोधन होता है और जिसको वोट डालना है और अहर्ता रखता है, मान लीजिए हम आज यहाँ वोटर हैं और हमारा कलकत्ता ट्रांसफर हो जाए, मान लीजिए आपकी कंपनी में हमारा कागज कहते कलकत्ता चल जाओ, तो हम कलकत्ता में बनवा लेंगे? नहीं सर, यहाँ कटवा लेंगे। उनके आरोप के पीछे उनका एक उत्साह 2024 के नतीजे से लोकसभा चुनाव। मैं बता रहा हूँ, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। 2024 में राहुल गांधी जी और अखिलेश जी ने सार्वजनिक मंचों से ये घोषणा किया कि हर महिला को हम 8,400 रुपया महीना देंगे। आपके चैनल में भी चला था खबर, ये चला था। 8,400 देगा, फार्म भरवा लिया एजीओ के माध्यम से। और कैसे राहुल गांधी का खटाखट फटाफट सटासट पैसा आएगा, याद है? बोलो भैया ना, आप लोग पीछे वाले नहीं बोल रहे, मेरी बात से सहमत। चला था। अच्छा, अब लोग समझ गए कि नगद मिल रहा है, तो नगद के लिए लोगों ने फार्म दे दिया, वो ठग गए। अब लोग समझ रहे हैं कि ये सब ठग हैं। ठग समझते ना, नग और ठग हैं ये दोनों, और ये वोट के सौदागर हैं। इनको प्रदेश देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। राजकुमार का जो हाल सुने आप, गरीब जनता से पूछो। जिस जय हमारे गांव कहते हैं, जय के हाँ तुमने गई, जय के पैर में गई बेवाई, वो का जाने पीर पर आई। लेकिन 2024 का लोकसभा का जो चुनाव था तो आपके लिए चौंकाने वाला ही होगा। देखो, चुनाव है और हर चुनाव से हमें सीख मिलती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ओवर प्रदेश में था और इन लोगों ने वोटर को गुमराह किया। अब प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि दाल गलने वाली नहीं है। बिहार का आपने परिणाम देखा, बिहार में एसआईआर पे होल्ला मच रहा था। हम ये कहते हैं जिसका वोट कटा है वो आके क्लेम, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में करेगा कि निर्वाचन आयोग जाएगा?
निर्वाचन आयोग में कितनी दरखास्तें प्राप्त हुई आप बताओ आनंद जी, आप ज्यादा होशियार हो, बताओ। भारत निर्वाचन आयोग के कार्यालय में कितनी दरखास्तें प्राप्त हुई कि हमारा नाम कट गया, बताओ आप। लेकिन देखिए यहाँ बताओ ये विक्रांत भाई बताओ। नहीं लेकिन देखिए हम यहाँ ये गाँव ना चलो। नहीं लेकिन हम बैठ के ये नहीं कहेंगे कि आप पावरफुल है कि आप पावरफुल है। ओपिनियन पोल लेते हैं। ये बताइए, ये एसआईआर की कार्रवाई भारत निर्वाचन आयोग और जनता के बीच में चल रही है ना, बताओ भैया। भारत निर्वाचन आयोग और मतदाता के बीच में है कि भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में है, बताओ भैया। ठीक है सर, वो उनका आरोप था, उस तो आरोप का जवाब नहीं, आरोप से नहीं चले। उनका देखिए मेरा ये कहना आनंद जी, जिसका मत कटा है, जिसका मत कटा है और मन सही है, मेरी बात को मैं फिर दोहरा रहा हूं, जिसका मत कटा है और मन सही है वो भारत निर्वाचन आयोग में दरखास्त देके अपना जुड़वा ले। कांग्रेस के एक सांसद इमरान मसूद सर, उनका स्टेटमेंट आया है कि बहन जी आप हमारे साथ आ जाइए, चंद्रशेखर रावण की बात की है, कहे कि गारंटी है कि 2027 में हम इस सरकार को बेदखल कर देंगे। उन्होंने अखिलेश की बात नहीं किया, पूरा इमरान मसूद का फोकस है कि बसपा हमारे साथ आ जाए, चंद्रशेखर रावण आ जाए, और फिर पक्का है कि 2027 में आप लोगों का बनवास। वो यहां तक कह रहे हैं कि आप लोग जाते हैं तो आते नहीं है, तो पूरी भेजने की प्लानिंग है कि 14 साल बाद ही बीजेपी आएगी। ये इमरान मसूद का स्टेटमेंट है। आपको क्या लग रहा है कि बस मतलब दूसरे के किचन में अगर कोई खाना पक रहा है तो हम जाकर उसकी पतीली में उंगली डाल के देखें क्या पक रहा है? नहीं, सियासत में तो होता है। नहीं, सियासत समय आएगा तो देखेंगे, अभी अंदर की बात। ठीक है सर, आखिरी एक सवाल सर। आखिरी एक और है। अच्छा देखिए, यूपी का बजट, तरक्की का मास्टर प्लान, हम इस पर कॉन्क्लेव कर रहे हैं। सबसे बड़ा बजट, और इस बजट के बारे में यह भी कहा गया कि अब तक का सबसे बड़ा बजट उत्तर प्रदेश का है। योगी सरकार के 9 साल के कार्यकाल का यह 10वां बजट है और कई देशों से बड़ा बजट है। अब एक, इस पर आपने बताया भी, आपके विभाग में और दूसरे विभागों में काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश विकास की राह पर चल रहा है, लोगों को दिखाई भी दे रहा है। लेकिन विपक्ष सर इस पर आरोप लगाया, वो बजट भाषण खत्म हुआ और उसके बाद और अब भी, कि आकार तो बढ़ा रहे हैं लेकिन खर्च कहां कर रहे हैं, पैसा कहां से लाएंगे? 50% भी करंट जब सपा गई तब 3 लाख करोड़ में थी, हम आज 9 लाख करोड़ में हैं। ये आप सड़कें देख रहे हैं, खर्च हुआ है। हवाई अड्डा बना है जेवर में, एशिया का सब खर्च हुआ है। डिफेंस एक्सपो में हमने यहाँ, आप देखते होंगे डिफेंस कॉरिडोर में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, यहाँ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, बुंदेलखंड में डेवलप किया है। उद्योगपतियों को उद्योग के लिए जमीन दी जा रही है। आज हम कह सकते हैं कि जो भी संसाधन है हमने बगैर टैक्स बढ़ाए अपने संसाधनों को बढ़ाया है। आप मैं छोटा सा बताता हूं, खनन, जिसके इनके मंत्री अभी भी भीतर हैं, किसके किसके उन्हीं के, किसके सपा के भीतर हैं, आप मानते हैं? लेकिन उनकी पत्नी का सहयोग आप लोग लोकसभा में लिए थे। छोड़ भाई, ये तो देखिए राजनीति को जैसा आप देखते हो वैसी होती नहीं है। सही बात, वो तो दूसरी बात है। सच्चाई ये है कि खनन का पैसा इनकी थैली में जा रहा था, अब सारा पैसा हमारी सरकार के खजाने में जा रहा है। हमने 5 गुना कर लिया है। ऐसे ही हमने रजिस्ट्री दफ्तर में, हमने जैसे भाई बहन हैं आपस में बंटवारे में लठ बजते थे। जैसे 2 भाई हैं, पिताजी का अंतिम समय आ गया, पिताजी बंटवारा करके नहीं गए, खूब लठ बज रहा है। अब 5000 में बंटवारा हो जा रहा है, तो हमारी आमदनी बढ़ी है, हमने नियम शिथिल कर दिए, आमदनी बढ़ाया हमने और जनता को दिया, तो इनको तो बधाई देना चाहिए। मैं बताऊं आपको आनंद जी, मंच लगा दो, एक हिया पर लगाओ सपा की, हुआ लगाओ भाजपा की, और बीच में लगाओ कांग्रेस का, ये लोग कहे वाले नहीं, कोई जवाब ही नहीं देती है। तो दिख क्यों नहीं रहा है हमने सर? दिखेगा, ये ऐसे है कि हाथ आंख पर पट्टी बांधे, शुतुरमुर्ग का देखे हो कभी रेगिस्तान में, वो दुश्मन को देखता है तो बालू में चोंच गड़ा देता है, वो लगता बच गए, लेकिन बचेगा थोड़ी, आएगा खा के जाएगा उसका दुश्मन। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। मैं पूर्वांचल के पठेगी बलिया से आता हूं। जब बलिया के लोगों को पता चला कि ब्रजेश भैया आ रहे हैं तो उन्होंने कहा एक सवाल पूछ लीजिएगा हमारे तरफ से, क्योंकि आप बलिया में लंबा एक इलेक्शन में रहे भी है। देखिए वहाँ समस्या, वहाँ हमारा भी स्वार्थ जुड़ा है, क्योंकि पूरी फैमिली रहती है, पूरा लोगों का। वहाँ आज भी न्यूरो का डॉक्टर नहीं है। तो बलिया में नहीं सुनिए, न्यूरो का डॉक्टर नहीं है, हार्ट का नहीं है। अगर लोग आते हैं तो मिनिमम 4 घंटे में बनारस जाते हैं। बहुत हम लोग अपने को वहाँ पे खोए हैं। तो चूंकि पूर्वांचल की यहाँ तादाद अधिक है, हमको लगता है कि सवाल मेडिकल कॉलेज पर बनवा रहे हैं 2 डॉक्टर। मैं स्पष्ट कर दूं सब लोगों को, देखिए जो हार्ट का डॉक्टर है और न्यूरो का डॉक्टर है, ये टर्सरी केयर में आता है।
तृतीयक व्यवस्था के लिए बलिया में हम राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। जमीन का एलोकेशन हो गया और शीघ्र ही बनाएंगे। और वैसे भी बता दें, बलिया में जानते क्या हालचाल है? बलिया में एक एक बच्चा करता, बलिया में घर बा तो काहे के डर बा। वो लेकिन 2 डॉक्टर की, क्योंकि बलिया वाले भी अब आप कह रहे हैं तो जुगाड़ किया जाएगा। जुगाड़ नहीं, आपके पास जुगाड़ नहीं। काम करो, हाँ। बलिया में जो जाना चाहे आप मुझे 2 नाम बताओ, दोनों को तैनात हम कर देंगे। चलिए हम लोगों से आग्रह करें। 2 नाम आप मुझे ढूंढ के लाओ, पूरे प्रदेश में कहीं तैनात हो। हम कह देंगे साहब ने कहा है 2 नाम, ये तुम लोग चलो बलिया। लेकिन बलिया चलिए आप भरोसा जताने के लिए धन्यवाद। आपके कहने पर करेंगे। चलिए बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के संभाले हुए हैं ब्रजेश जी, और उप मुख्यमंत्री का भी दायित्व है। और जाहिर सी बात है कि जिस भरोसे और जिस आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं तो 2047 में उत्तर प्रदेश भी एक विकसित राज्य के तौर पर स्थापित होगा, और तभी भारत भी विकसित राष्ट्र। तो देखिए आप सुन रहे थे यहाँ पर सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को, जिन्होंने अपनी बात यहाँ पर जो है रखी है। अब देखिए मैं इंडिया वॉइस के चेयरमैन प्रेम सागर तिवारी और प्रेसिडेंट को यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा, अमित पांडे जी को, कि वो दोनों यहाँ आए और भेंट स्वरूप यहाँ पौधा जो है वो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ब्रजेश पाठक को यहाँ भेंट के